नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान और हरियाणा की राजनीति से जुड़े अहम मुद्दों पर। हाल ही में हरियाणा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद राजस्थान में भी राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने हरियाणा की जीत को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं और कहा है कि जनता ने कांग्रेस की झूठ की दुकान को नकार दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भी हरियाणा और राजस्थान में अपने प्रदर्शन पर मंथन कर रहे हैं। राजस्थान में होने वाले आगामी उपचुनाव में जाट फैक्टर अहम भूमिका निभा सकता है और इसी पर आधारित है हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय राजस्थान से जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रताप राव जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हरियाणा में भाजपा की जीत ने राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के बीच आगामी उपचुनावों में क्या माहौल पैदा कर दिया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि राजस्थान और हरियाणा बिल्कुल अलग है। हम जो पिछले लगभग 10 महीनों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार जो काम कर रही है वो जबरदस्त कर रही है और उसका असर जनता के बीच में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एकदम करप्शन फ्री और जिस तरह से लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन चल रहा है उसका असर सीधा सीधा दिखाई देगा। लेकिन हरियाणा की जीत इसमें और वृद्धि करेगी, क्योंकि निश्चित तौर पे जिस तरह से लोकसभा चुनावों के बाद एक ये गलतफहमी पैदा की गई थी कि कहीं कहा गया था कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी घट रही है, कहीं कहा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ है, कभी कहा गया कि जो संविधान को खतरा पैदा होगा। ये सब बातें जो हैं वो अब हरियाणा के इस मैंडेट ने तय कर दिया है कि इस तरह की जो बातें कांग्रेस ने और कांग्रेस के सहयोगी दल ने जो लोकसभा चुनाव में फैलाई थी वो सब निरस्त कर दिए हैं, ध्वस्त कर दिए हैं, कांग्रेस के हौसले पस्त कर दिए हैं। तो इन हालातों में जब अब उपचुनाव होंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए बगले झांकने के अलावा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस अब हाथ मलती रह जाएगी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या जाट फैक्टर वास्तव में राजस्थान के उपचुनावों में भाजपा के लिए निर्णायक साबित हो सकता है या ये सिर्फ एक चुनावी अटकलों का हिस्सा है? देखिए, हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल हिंदुओं को बांटकर, जाति पाति में बांटकर, धर्म और संप्रदाय के आधार पर राजनीति राजनीति में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, वोट बैंक के जरिए जिस तरह से ये सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं उसका जनता ने जवाब दे दिया है। हम हमेशा, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि लोगों को तोड़कर नहीं, समाज को जोड़कर हम राजनीति करते हैं। समाज को जोड़ने की विशेषकर कांग्रेस की एक नीति है। कांग्रेस की एक नीति है कि कांग्रेस जो है हमेशा उसको पता है कि मुस्लिम वोट बैंक को डराकर और हिंदुओं को आपस में लड़ाकर वो किसी भी तरह से सत्ता पर कब्जा पाना चाहती है। और इसलिए ये जो जाट फैक्टर की बात बार बार हरियाणा के चुनाव में भी कही जा रही थी, तो लेकिन वहां के परिणामों में साफ साफ बता दिया, जाट लैंड में ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसने साफ बता दिया कि अब ऐसी जो कांग्रेस जो जिस तरह की बातें करती है वो निश्चित तौर पे जनता उसको ठुकरा रही है। हिंदू समाज पूरी तरह से एकजुट है, देश के प्रति सोचने वाला एकजुट है। समाज एकजुट होकर सरकार के कामों पर, भाजपा की नीतियों पर और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त कर रहा है और वही एक आधार है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती जा रही है और आगे भी जीतेगी। समाज नहीं बटेगा, सभी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होंगी। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि खीवसर सीट को लेकर जो चुनौतियां सामने आ रही है, क्या भाजपा इन्हें प्रभावी ढंग से निपट पाएगी या हनुमान बेनीवाल की पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर देगी? देखिए, इस तरह की जो थर्ड फोर्स वो हमेशा कहीं ना कहीं रहती है। थर्ड फोर्स का मतलब ये है कि जो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक अलग रास्ता अपनाना चाहते हैं, वहां होते ही हैं। तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड फोर्स ऐसा नहीं है कि हरियाणा में नहीं थी, थर्ड फोर्स हरियाणा में भी थी, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी थर्ड फोर्स पे या फोर्थ फोर्स पे या अन्य किसी दलों के आधार पे नहीं,
अपनी नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रही है, अपने कामों के आधार पर वोट मांग रही है, अपने नेतृत्व को आगे कर उसको उसका चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ रही है। तो ये सारी बातें गौण हो जाती हैं कि थर्ड फोर्स लड़ रही है, हनुमान बेनीवाल हैं या अन्य कोई हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में 7 सीटों पर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दर्ज करेगी और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर अपना परचम फहराएगी। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि कांग्रेस की झूठ की दुकान को जनता ने नकार दिया है। क्या यह बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कुछ ठोस तथ्य भी हैं? देखिए, ठोस तथ्य है ना, झूठ की दुकान। एक झूठ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी, और सत्य ये है कि जब जब भी कांग्रेस को मौका मिला है उसने संविधान को ध्वस्त ही नहीं किया है, बिल्कुल निरस्त कर दिया है। हम जानते हैं कि आपातकाल में किस तरह से किया, हम जानते हैं कि शाहबानो के केस में क्या किया, हम जानते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से जो कैबिनेट के पास बिलों को फाड़ा, हम जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार, जब इंदिरा गांधी की सरकार या राजीव गांधी की सरकारें थी, किस तरह से धारा 356 राज्यों में बार बार लगाई। ये सब हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों पर प्रतिबंध भी किसने लगाया, वो कांग्रेस की सरकारें थी। तो संविधान जब भी दिक्कत आई है तो वो कांग्रेस ने किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर झूठा आरोप लगा। इसी तरह से आरक्षण के मसले पर भी जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो आरक्षित जातियां हैं उनको डराया गया, उनको कहा गया कि नहीं, उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब वो खुद अमेरिका जाते हैं तो राहुल गांधी स्पष्ट करते हैं, हम खुद आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, जो कांग्रेस की असली नीति है। कांग्रेस का यही काम है कि किसी भी तरह से जो कमजोर हैं, दलित हैं, उनको डराकर, उनको अपने बातों में फंसाकर, झूठ बोलकर किसी भी तरह से वोट पाना। क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने गारंटियां दी, वो गारंटियां जानते हैं। हिमाचल का एक एक युवा, एक एक आदमी, एक एक जनता रो रही है, उन गारंटियों को पूछ रही है। ऐसे ही कर्नाटक के बुरे हाल हैं। इन 2 राज्यों में जिस तरह से अपनी गारंटी के आधार पर कांग्रेस जीती, आज वहां का आदमी मांग रहा है कि वो गारंटी कहां गई। तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि केवल कांग्रेस झूठ बोलती है और इसी झूठ को पूरा का पूरा पर्दाफाश हो गया है और उसकी झूठ की दुकान हरियाणा की जनता ने बंद कर दी है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हरियाणा चुनाव में जाट बहुल सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा। क्या यही फ्रंट राजस्थान में भी भारी रहेगा या यहाँ जातिगत समीकरणों से भाजपा को चुनौतियां मिलेंगी? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि हरियाणा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो या अन्य कोई राज्य देश का, हम समाज को जोड़कर, हिंदू समाज को एक कर चुनाव लड़ते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में हमें पूरा विश्वास है कि हम हिंदू मतदाताओं को एक कर सदैव हम चुनाव जीतने में कामयाब रहेंगे। हरियाणा में साफ साफ ये भी बात आई, हरियाणा की जनता ने एकजुट होकर, उसमें जाट हो, चाहे सैनी हो, ब्राह्मण हो, चाहे माली हो, चाहे कोई हो, सभी ने एक साथ आकर जो 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार चली, उसके काम के आधार पर वोट दिया। तो ये हम साफ तौर पे जानते हैं कि हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, जाति का कहीं, जाति को बांटने वाली जो पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। उनको सबक लेना चाहिए। वो चाहे अखिलेश की पार्टी हो, चाहे लालू की पार्टी हो या अन्य कोई पार्टियां हो, जो जाति आधारित हिंदू समाज को बांटकर अपने वोट बैंक को सेक कर राजनीति में आगे आना चाहती हैं, उनके दिन लद गए हैं। कांग्रेस के भी दिन ये जातिवाद के आधार पर लद गए हैं। उसे अब देश की एकता के बारे में, समाज की एकता के बारे में सोचना चाहिए, अपने जो इस नीति को बदलना चाहिए। ये हरियाणा की जनता का साफ संदेश है और राजस्थान की जनता भी आने वाले समय में इसे और पुख्ता करेगी। राजस्थान कांग्रेस की हार के बावजूद क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जोड़ी आगामी चुनावों में कुछ नया मोड़ ले सकती है क्या? देखिए, हम सब जानते हैं कि दोनों की क्या स्थिति है। दोनों ही नेता एक दूसरे को देख नहीं सकते। दोनों ही नेताओं के बीच में जिस तरह का दुराव चल रहा है, वो निश्चित तौर पे किसी भी राजनीतिक दल में नहीं देखा जाता। मतभेद होते हैं निश्चित तौर पे, काम करने के दौरान तमाम राजनीतिक दलों में भी मतभेद होते हैं, आपस में नेताओं में भी मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद का जो दृश्य है कांग्रेस में दिखाई देता है, वैसा कहीं नहीं है। अशोक गहलोत को
विरोधी पार्टी का नेता मंजूर है लेकिन सचिन पायलट मंजूर नहीं है। इसी तरह सचिन पायलट को और कोई भी मंजूर है लेकिन अशोक गहलोत मंजूर नहीं है। इन सब परिस्थितियों में अगर ये दोनों एक होते हैं तो ये एक केवल कल्पना है, जो मुझे नहीं लगता कि हालातों को देखते हुए ये कांग्रेस में कहीं साकार हो पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने तो बहुत हाथ मिलाए थे। हरियाणा में भी भूपेंद्र हुड्डा के और क्या कहते हैं वहां जो उनकी नेता थी दोनों के, तो लेकिन वो हाथ नहीं मिले और सब पता लग रहा है कि किस तरह से हरियाणा में चुनाव परिणाम रहे। तो कांग्रेस की ये दिक्कत है, कांग्रेस क्योंकि जातिवाद के आधार पर या लोगों को बांटकर जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहती है उसमें वो खुद ही बट रही है, खुद ही में डिफेक्शन पैदा हो रहा है और ये उसको नुकसान हो रहा है। देखिए उसने ये जातिवाद का जो भस्मासुर पैदा किया है वो कांग्रेस को ही खा जाएगा। देखिए हम ये जातिवाद हिंदू मुस्लिम करती है तो जो ये बोलते हैं वो एक और झूठ है। सबसे बड़ा झूठ क्या है कि आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है 10 साल से लगातार, लेकिन क्या किसी मुस्लिम को वंचित किया गया है किसी जो केंद्र की योजनाओं से या राज्यों की योजनाओं से? सर्वाधिक लाभ उन्हीं को मिला है। उत्तर प्रदेश में तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 35% जो आवास है वो मुसलमानों को मिले हैं, जबकि उनकी जो आबादी है वो 19-20% ही है। तो इन सब हालातों में जब हम देखते हैं तो कहां भेदभाव हो रहा है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि उनको डराती है तो इसलिए वोट का परसेंटेज निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता और यही एक कारण है कि कांग्रेस बार बार मुसलमानों को डराकर, मुसलमानों को भड़काकर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाती है। लेकिन हमारे कर्म में, हमारी सरकारों के किसी भी काम में या हमारे नेताओं के किसी भी बयान में इस तरह का कोई वातावरण नहीं है। हम चाहते हैं कि देश की पूरी 140 करोड़ जनता एक साथ चले और भारत को उन्नत भारत बनाने के लिए, 2047 के विकसित भारत बनाने के लिए यहाँ की एक एक व्यक्ति की भागीदारी हो। हम तो ये चाहते हैं और इस भागीदारी में सभी को सम्मिलित करना चाहते हैं, लेकिन उनको भड़काकर, उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर, उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काकर कांग्रेस अपनी रोटियां सेकती है। इसी का नुकसान देश को हो रहा है। जो बार बार जिस तरह की बात कहते हैं और कहते हैं कि नहीं ये प्रेम की दुकान है और प्रेम सब नजर आता है, किस तरह का उन्होंने जातियों को लड़ाने के काम किए हैं, किस तरह से वो भड़का रहे हैं। राहुल गांधी के हर बयान को देख लीजिए, वो कभी ना कभी भड़काते हैं। यहाँ तक कि इस तरह की बातें करने लगे हैं कि जो मिस वर्ल्ड है, मिस इंडिया है, उसमें अनुसूचित जातियों की लड़कियां क्यों नहीं होती। वो ये कहने लगे हैं कि अरे ये जो सीईओ हैं दुनिया के, जो एमएनसीज हैं उसमें सीईओ हैं, उसमें दूसरी जाति को। देखिए इस तरह की बातों को लेकर जानबूझकर भड़काकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये बात इतनी उछाली जाए कि आम जनता जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। और वो चाहते हैं, देखिए मुझे कई बार अंदेशा होता है कि राहुल गांधी कहीं किसी विदेशी ताकतों के हाथों में तो नहीं खेल रहे, क्योंकि इस तरह की राजनीति कोई भी देशभक्त या कोई देश को जो मजबूत करने वाला राजनेता है नहीं सोच सकता। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति ऐसी है कि देश को बांटो और राज करो, और ये जो नीति थी केवल अंग्रेजों की थी और उसी अंग्रेजों की नीति को चला रहे हैं। अंग्रेज कभी भी देश के हित में नहीं थे, उसी तरह से ये कांग्रेस पार्टी की ये नीति किसी भी हालत में देश के हित में नहीं है। आज के शो में हमने राजस्थान के मुद्दों को लेकर काफी बातचीत की। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।